यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के आगे का पार्ट। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो उप समुच्चय होता है वह क्या होता है, घात समुच्चय की क्या डेफिनेशन होती है और सार्वत्रिक समुच्चय की क्या डेफिनेशन होती है। ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। यदि आपने अभी तक पीछे वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप स्क्रीन पे जो ऊपर आई का बटन है उससे प्रेस करके पहले वाले वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपन यह सेशन। तो यहाँ पे अब आप सबसे पहले समझें कि उप समुच्चय होता क्या है, यह आपको समझना है। तो एक्स एक स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें कि एक्स है वह आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का एक समुच्चय है। ओके, तो मीन्स यदि यहाँ पे माने अपन कि आपकी क्लास, आपकी जो विद्यालय है उसके अंदर क्लास 10th में पढ़ते हैं ए बी सी और क्लास 11th में पढ़ते हैं डी ई एफ और 12th में पढ़ते हैं यदि आपके पास जी एच एंड आई। ओके, तो आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का जो समुच्चय वह होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ओके, ये आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी हो गए, क्योंकि ये जो 3 विद्यार्थी है ये कक्षा 10 में पढ़ते हैं, ये 3 विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ते हैं और ये 4 विद्यार्थी है वे कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो और ये जो क्लास है वे आपके विद्यालय की क्लासें हैं तीनों। अपन मान के चले यदि एक बार कि आपके विद्यालय में 3 ही कक्षा है तो इसलिए आपके विद्यालय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी होंगे 3, 3 और 4 टोटल 10। ओके, तो ये सभी विद्यार्थी हैं वे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब आप समझे यहाँ पे कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो यदि आप कक्षा 11 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे वे थे डी ई और एफ। ओके, तो यदि मैं इसे सेट के रूप में, रोस्टर रूप में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा डी ई और एफ। ओके, अब आप साथ ही साथ में यह बात भी समझने का प्रयास करें कि जो आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वे आपके विद्यालय में शामिल है। ओके, तो इस समुच्चय में जो भी अवयव हैं, y के जो भी अवयव है वे x में शामिल है, इसलिए y जो है वह x का एक उप समुच्चय होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यह बात कि चूँकि समुच्चय y के प्रत्येक अवयव, चूँकि समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x में भी उपस्थित है, इसलिए समुच्चय y को समुच्चय x का उपसमुच्चय कहते हैं। ओके, मीन्स यदि किसी एक समुच्चय के सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय में उपस्थित हों तो वह जो समुच्चय है नेक्स्ट वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपके कक्षा 11 में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें से किसी भी एक विद्यार्थी की यदि अपन बात करें तो मैथ की नोटबुक में काम करने वाले विद्यार्थी और आपके बैग में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की बुक होती है। ओके, तो जो पहले वाला समुच्चय है वह यहाँ पे जो बाद वाले समुच्चय है उसका उपसमुच्चय होगा, क्योंकि पहले समुच्चय में अपन केवल मैथ की बात कर रहे हैं
और बाद वाले समुच्चय में अपन मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसलिए पहले वाला जो समुच्चय है वह बाद वाले समुच्चय का उप समुच्चय है यहाँ पे। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार से दी जाती है कि यदि समुच्चय ए में उपस्थित सभी अवयव समुच्चय बी में शामिल हो या उपस्थित हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ओके, यह इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसको जब आप प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे लिखा जाता है, ए है वह उपसमुच्चय है बी का, को आप इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ओके, जहाँ पर ये जो चिन्ह है यह आपका उपसमुच्चय को व्यक्त करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यदि आप यहाँ पे समझें कि यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तथा मान लीजिए कोई अवयव ए वह है आपका समुच्चय ए में है, तो निश्चित रूप से अवयव ए जो है वह बी में भी शामिल होगा। ओके, यदि ए है वह बी का उपसमुच्चय है तो ए में यदि अवयव स्मॉल ए शामिल है तो वह जो स्मॉल ए है वह निश्चित रूप से समुच्चय बी में भी होगा। यह अपन यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, अब इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर देखें, कुछ एक एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, उन्हें डिस्कस करते हैं अपन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें दिया हुआ है आपको कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q। अब सबसे पहले यदि अपन यहाँ पे समुच्चय Q की बात करें तो इसमें जो वैल्यूज आती हैं वे होती हैं आपकी, या आप इसे इस प्रकार से लिखें कि जो Q होता है वह बनता है प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्या। ओके, इन सब संख्याओं को मिला के अपन जो Q है वह बनाते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वे परिमेय संख्याएं भी होंगी, खुद भी बटा में। ओके, अर्थात P बटा Q के रूप में जो वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए यदि अपन Q की बात करें तो इसमें जो वैल्यूज है वे होंगी -3/2, -5/3, -2, -1, 0, 1, 1/2, 3, 4, 5/3, इस प्रकार से वैल्यू शामिल होंगी। ओके, और जब अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की R की, तो जो R है वह मिल के बनता है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से। यह अपन ने डिस्कस कर रखा है पहले लेक्चर में, फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया है अपन ने, तो आप इसको आप अच्छे से समझने के लिए वहाँ पर देख सकते हैं। तो R में जो वैल्यूज होंगी वे होंगी -3/2, -5/3, -2, -1, 0, 1,
1/2 3 4 5/3 मीन्स जो परिमेय संख्याएं वे तो R में होगी ही होगी, साथ में अपरिमेय संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। तो आप यहाँ पे और लिख सकते हैं जैसे पाई, √2, √3, √5 इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ से अब आप देखें कि जो समुच्चय Q है उसके सभी अवयव, समुच्चय Q के सभी अवयव R में शामिल है। ओके, कि ये जो वैल्यूज हैं ये सभी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः जो Q है वह R का एक उप समुच्चय है, जिसे अपन यहाँ पर पहले लिख भी चुके हैं। ओके, तो जो समुच्चय Q होता है वह R का उप समुच्चय होता है। तो इसी से रिलेटेड यदि अपन देखें n और w की बात करें तो n है वह प्राकृत संख्याएं होती है और w है वह पूर्णांक संख्याओं को व्यक्त करता है। तो n है वह भी w का उप समुच्चय होता है, क्योंकि n की सभी वैल्यूज है वे w में शामिल होती है। ओके, नेक्स्ट देखें आप एग्जाम्पल नंबर 2, x है वह संख्या 56 का एक भाजक है। तो आप यहाँ पर जो समुच्चय A है उसमें वैल्यूज पुट करें रोस्टर रूप में, तो ये हो जाएगी आपकी 1 2। ओके, 3 से यह डिवाइड नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, नेक्स्ट 5 6 से नहीं होगा, 5 से नहीं हो सकता यह डिवाइड, 6 से भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, यह 8 से डिवाइड होगा, 10 11 12 13 14 से डिवाइड होगा, फिर यह 28 से डिवाइड होगा और यह फिर 56 से डिवाइड होगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। अब यदि अपन बात करें B की, तो B में दिया हुआ है y संख्या 56 का एक अभाज्य भाजक है। अभाज्य भाजक है मीन्स जो वैल्यूज होंगी रोस्टर रूप में केवल उनमें आपको केवल अभाज्य संख्याएं शामिल करनी है। तो मीन्स इसी में से आप लिख सकते हैं, जैसे वैल्यूज होंगी यहाँ पे 2 7, ओके, केवल 2 एंड 7, क्योंकि और सभी वैल्यूज जो हैं ये आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट रूप से जो B है वह A का एक उप समुच्चय है। ओके, कि B की जो भी वैल्यूज हैं वे सभी A में शामिल हैं, इसलिए जो समुच्चय B है वह A का उप समुच्चय होगा। ओके, नेक्स्ट आप देखें एग्जाम्पल नंबर 3, तो इसमें आपको दिया हुआ है 135 और B में दिया हुआ है संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें इसके रोस्टर रूप की, तो यहाँ पर भी वैल्यूज होंगी 1 3 एंड 5। तो यहाँ जो A है वह B का उप समुच्चय है, क्योंकि A में जो वैल्यूज है वे सभी की सभी वैल्यू B में है। साथ ही साथ जो समुच्चय B है उसकी भी सभी वैल्यू है वे A में शामिल है। तो B है वह भी A का उप समुच्चय है। तो यदि ऐसी कंडीशन होती है कि यदि A B का उप समुच्चय है, साथ ही साथ B है वह भी A का उप समुच्चय है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर A और B हैं वे बराबर हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं A और B की वैल्यू समान है, तो ये दोनों समान समुच्चय। ओके, नेक्स्ट देखें आप एग्जाम्पल नंबर 4, तो इसमें दिया हुआ है A में वैल्यूज है A E I O एंड U और B की वैल्यू है A B C D। तो आप यहाँ पर लिखें कि चूंकि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में शामिल नहीं है,
अतः समुच्चय ए है वह बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। ओके, तो यदि समुच्चय ए है वह बी का उपसमुच्चय नहीं होगा तो अपन ए उपसमुच्चय बी इस प्रकार से बनाकर इस उपसमुच्चय का जो प्रतीक होता है उस पर एक तिरछी लाइन लिखेंगे। ओके, तो यह आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि उपसमुच्चय क्या होता है, तो आप इसे अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। यस, अब अपन देखते हैं उपसमुच्चय से रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल, तो आप देखें अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें दिया हुआ है आपको कि नीचे लिखे गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें 4 समुच्चय दिए गए हैं। फाई का जो अर्थ है वह होता है रिक्त समुच्चय, आपको मालूम होना चाहिए, यह अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन इसके बारे में। ओके, तो जो फाई होता है उसे अपन रिक्त समुच्चय कहते हैं। ओके, अर्थात जब किसी समुच्चय में एक भी अवयव शामिल न हो तो इस प्रकार के समुच्चय को अपन रिक्त समुच्चय कहते हैं। ओके, और जो रिफाई है वह प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ओके, यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो फाई है वह प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि यहाँ पे अपन मान लीजिए यदि आपने बात की a बराबर 1, 2 एंड 3 की, तो यदि मैं 2, 3 लेता हूँ एक समुच्चय में और यहाँ पर यदि a लिखूँ तो जो 2 और 3 है वे a में शामिल है, इसलिए यह a का उपसमुच्चय होगा। यदि मैं केवल 3 की बात करूं और यहाँ पर a लिखूं तो जो 3 है वह समुच्चय a में शामिल है, तो यह भी इसका उपसमुच्चय होगा। यदि अपन 1 और 3 की बात करें तो यह भी इसका उपसमुच्चय होगा। मीन्स यहाँ से आप जो वैल्यूज है वे किसी भी क्रम में ले सकते हैं, बट यदि मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं लेता हूँ और यहाँ पर a लिखें तो यह भी इसका एक उपसमुच्चय होगा, क्योंकि जो उपसमुच्चय होता है वह समुच्चय में दिए गए अवयवों से ही बनता है। उन अवयवों में से अपन कुछ अवयव या फिर सभी अवयव लेके नए जो समुच्चय बनाते हैं वे ही उपसमुच्चय कहलाते हैं। ओके, तो फाई दिया हुआ है, ए में आपको दिया 1 एंड 3, बी में है 1, 5, 9 और सी में है 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, अब आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच में सही प्रतीक भरिए। ओके, या तो आपको यह चिन्ह काम में लेना है या फिर यह। ओके, तो आप देखें कि फाई आ रहा है और यहाँ पर बी, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो यदि फाई आ रहा है और आगे कैसा भी समुच्चय है वहाँ पे आपको हमेशा ही यह प्रतीक काम में लेना है। ओके, नेक्स्ट आप देखें ए और बी, तो ए में जो वैल्यू है वह है 1 एंड 3 और बी में जो वैल्यू है वह है 1, 5, 9, तो ए के सभी अवयव बी में शामिल नहीं हैं। ओके, चूँकि आप कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव वे समुच्चय बी में शामिल नहीं है, इसलिए ए जो है वह बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। ओके, अब आप बात करें ए और सी की, तो ए में है 1 एंड 3 और सी में भी 1, 3 है। सी की खुद की वैल्यूज भी हो सकती है, बट ए की सभी वैल्यू सी में होना जरूरी है, तो यह एक उपसमुच्चय है। ए जो है वह सी का उपसमुच्चय है। नेक्स्ट है बी, तो बी की जो वैल्यूज है वे आप देखें 1, 5, 9 और 1, 5, 9 यदि सी में शामिल है तो यह उपसमुच्चय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, तो इसलिए जो समुच्चय बी है वह सी का एक उपसमुच्चय होगा। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए
ए में अवयव है ए ई आई ओ यू और बी में जो अवयव है ये। तो आप यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, कारण जो है वह लिखना है हमें। तो आप लिखें कि समुच्चय चूंकि समुच्चय ए में दिए गए सभी अवयव समुच्चय बी में शामिल नहीं है, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है। ओके, अर्थात आप इसे यदि प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, कोई भी समुच्चय है वह जब ही दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होगा जब उसमें दी गई सभी संख्याएं हैं वे भी अन्य समुच्चय में शामिल हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 11। तो इसमें दिया हुआ है हमें कि मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय है और दिया हुआ है कि ए वह समुच्चय बी का एक अवयव है। ओके, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं कि माना जो ए है उसमें हमें एलिमेंट दिया हुआ है 1। ओके, अब चूंकि हमें कंडीशन दी हुई है कि ए है वह बिलोंग करता है बी से, तो इसका अर्थ है कि ए समुच्चय बी का एक अवयव है। यहाँ पे जो चिन्ह काम में लिया जा रहा है वह हमेशा अवयव के साथ में काम में आता है। यह अपन डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की थी। ओके, कि कोई भी अवयव होता है उसके साथ हमेशा जो बिलोंग टू का साइन होता है वह काम में लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ए है वह बिलोंग कर रहा है बी से, अर्थात समुच्चय ए जो है वह समुच्चय बी का एक अवयव है, अर्थात इस वैल्यू को आपको एज इट इज लिखना होगा बी में। तो अब आप लिखें अतः माना समुच्चय बी जो है वह है आपका ओके, ये अपन मान लेते हैं कि यह आपको एक समुच्चय बी लिया अपन ने जिसमें जो ए है वह बी का एक अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे है इसका अवयव है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो समुच्चय ए है वह बिलोंग कर रहा है बी से। ओके, तो यह कंडीशन भी यहाँ पे आपकी सत्य है। अब आपको सिद्ध करना है कि या आपको बताना है कि ए है वह सी का उपसमुच्चय होगा अथवा नहीं होगा। तो आप देखें यहाँ पे कि चूंकि 1 बिलोंग टू ए, ओके, क्योंकि जो एक है वह समुच्चय ए का एक अवयव है, परंतु एक है वह बिलोंग नहीं कर रहा है आपका यहाँ पे सी अपन ने अभी माना नहीं है कि सेट। तो आप यहाँ पर एक सेट और मान लीजिए कि माना C इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमें यह कंडीशन भी सत्य रखनी है B है वह C का उपसमुच्चय है। तो इस कंडीशन में जो B के जो एलिमेंट्स है वे एज इट इज C में होने चाहिए और C के खुद के अवयव हो सकते हैं। तो यहाँ पे B है वह C का उपसमुच्चय है, सही है यह कंडीशन। अब आप देखें कि एक है वह A में तो शामिल है, परंतु जो एक है वह समुच्चय C में शामिल नहीं है। तो अतः यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि A जो है वह C का उपसमुच्चय नहीं होगा। ओके, तो यह आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, और इसको आप एक बार वापस से देखें। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके
आगे का जो पार्ट है, जो रिमेनिंग रह गया हमारा घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, यह अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, जब तक आप अपने नोटबुक में इन सब को नोट करें और अच्छे से उन सब को रिवाइज करें। ओके, धन्यवाद।